हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले की क्लासेस में आप लोग क्लास 8th से ये टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लास 8th में सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसके बाद में क्लास 9th में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इस साल हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में समझा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहां पर हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हम इस साल क्या पढ़ने वाले हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। जैसे यहां पर मैंने कभी लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है बट यहां पर वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक ही है, x यहां पर वेरिएबल है। तो हम ऐसी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जिसकी डिग्री 1 होगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि हम 2 लीनियर इक्वेशंस को एक साथ में सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में कुछ पुट कर दिया। मतलब इस x प्लस वाई को मैंने किससे इक्वेट कर दिया? 5 से। तो यहां पर मैंने इसको किसी के इक्वेट कर दिया तो अब ये क्या बन गई है? इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पर डिग्री 1 है और यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि ये पहली इक्वेशन है और एक और इक्वेशन मैं आपको दे देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। और यदि मैंने आपसे बोला कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। मतलब आपको समझ में आया कि आपको 2 इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो वो सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कितने सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको, जो बेसिक चीजें जो आपने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं एक ब्रीफ में आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। यदि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखो, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 4 मेथड्स हैं। मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, LE का मतलब है लीनियर इक्वेशन। तो जो पहली मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है,
एक एक मेथड हम समझेंगे। दूसरी जो मेथड होती है वो है सब्स्टिट्यूशन। थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन। एंड फोर्थ मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे। पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर आपको ग्राफ बना करके इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। पहली इक्वेशन को ग्राफ पे यदि आपको ड्रॉ करना है तो ये आपने क्लास 9th में भी सीखा है। कैसे करेंगे? इस इक्वेशन के हम दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे? यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की कितनी आएगी? 5। यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की कितनी आएगी? 4। यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की कितनी आएगी? 3। वैसे ही मैं x की अलग अलग वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो मुझे इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालूंगा और उन 2 पॉइंट से इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा। तो एक बार मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक बार मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की आ गई 5। एक बार y की 0 पुट कर दो तो x की आ जाएगी 5। मतलब 0,5 भी एक सॉल्यूशन है एंड 5,0 भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, जनरली हम इससे इस वाली मेथड से करना आसान है कि एक बार x की 0 पुट कर दो, एक बार y की। बट जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आप कोई भी दूसरे पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। जैसे 1,4, 2,3 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वैसे ही आप दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर लो। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहां पर भी आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, बट ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट होंगे तो वो लाइन बन जाएगी। तो x की वैल्यू पहले मैंने 0 पुट करी तो y की आ गई 2 और एक बार y की 0 पुट करोगे तो x की 3 आ जाएगी। वैसे तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,5 एंड दूसरा पॉइंट है 5,0। यदि आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगी और ये लाइन किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। अच्छा, मैं आपसे यदि कहता हूं कि इन चारों पॉइंट्स को यदि मैं प्लॉट करके लाइन बनाऊं, क्योंकि ये 1,4 एंड 2,3 भी इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो यदि मैं इन चारों पॉइंट से भी ग्राफ बनाता तो क्या यही वाली लाइन आती है, दूसरी लाइन आती? तो यदि आप इन चारों पॉइंट से भी लाइन बनाते तो यही लाइन आती, और यदि आप और भी ज्यादा पॉइंट्स ले लेते, मान लो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप निकाल लो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ग्राफ पर प्लॉट करके भी जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तब भी यही वाली लाइन आएगी। देखो, देखते हैं 1,4 कहां पर आएगा? 1,4
ये 1,4 ये रहा। वैसे ही 2,3 2,3 दिस इज 2,3। इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, और वो जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर होंगे। क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकता हूं मैं, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लाइज ऑन द ग्राफ of x plus y equal to 5। इस x plus y equal to 5 का जो भी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो हर सॉल्यूशन जो है वो इसी लाइन पर लाई करेगा। या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सारे सॉल्यूशन इसी लाइन पर लाई करेंगे। पर मैं एक एक सॉल्यूशन निकालने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत है। तो मैंने 2 पॉइंट निकाल लिया और ग्राफ बना लिया। पर हमें पता है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब वो सारे पॉइंट्स x plus y equal to 5 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वाला पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है 2,1, क्या ये 2,1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या आप ग्राफ देख करके ही बता सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट उसके ग्राफ पर नहीं है, तो ये वाला पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चाहो तो पुट करके देख लो, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, तो 2 + 1 3 आ रहा है। क्या 5 के इक्वल आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। मतलब कि जो भी पॉइंट उस लाइन पर नहीं होगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ बना लेते हैं। 0,2 ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, कुछ ऐसी बनेगी। दोनों लाइंस किसी पॉइंट पर मीट कर दिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? जैसे उधर हो रहा था वैसे ही यहां पर होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब आपको x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, और वो भी ग्राफ में देख करके बताना है, ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना है। तो ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ग्राफ को आप अच्छे से देखो और बताओ मुझे कि सोचो खुद से कि ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो पॉइंट पहली वाली लाइन पर भी होना चाहिए और दूसरी वाली लाइन पर भी होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये पहली वाली लाइन पर भी है और दूसरी वाली लाइन पर भी है। तो मतलब जब भी आपको ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसका मतलब हम कौन सा वाला पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है वो वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है, क्योंकि वही एक पॉइंट ऐसा होगा जो पहली लाइन का भी सॉल्यूशन है और दूसरी लाइन का भी सॉल्यूशन है। मतलब कि वो पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ बोथ दी इक्वेशन। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये 2,3 क्या ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हाँ वो x plus y equal to 5 को सेटिस्फाई करेगा, बट क्या वो 2x plus 3y equal to 6 को सेटिस्फाई करेगा, क्या नहीं करेगा? आप चाहो तो पुट करके देख लो, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो पॉइंट उस वाली लाइन पर तो है बट इस वाली लाइन पर नहीं है। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरे को भी सेटिस्फाई करे। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट जो है ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दिस इज आवर ग्राफिकल मेथड जिससे हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, और जब आप इसको करोगे तो आपको ग्राफ पे बनाना पड़ेगा प्रॉपर,
क्योंकि आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो प्रॉपर ग्राफ से ही आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे। ये तो हमने रफ डायग्राम बनाया, तो रफ डायग्राम से आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। जब आप उसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे तभी आपको उसका एक्यूरेट आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूं। वैसे तो आपकी जो एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन हैं, बट हम फर्स्ट एक्सरसाइज के भी जो क्वेश्चन है उनको भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको कोई भी मेथड से सॉल्व नहीं करना है, वहां पर बस आपको इक्वेशन बनानी है। वहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और उस वर्ड प्रॉब्लम को आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो बट करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला कि आज से 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी, मतलब उसकी खुद की जो एज थी वो उसकी डॉटर का 7 टाइम्स थी, ये उसने बोला। और फिर अगला स्टेटमेंट वो क्या दे रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, मतलब आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज का 3 times हो जाएगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो आपको इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना मतलब आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसको आपको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, आफ्ताब आज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो उसकी डॉटर का 7 टाइम्स थी, और आज से 3 साल बाद जो उसकी एज होगी वो उसकी डॉटर का 3 टाइम्स होगी। तो हमें क्वेश्चन यदि स्टार्ट करना है तो हम उसकी कौन सी एज अज्यूम करेंगे, क्योंकि वो आज प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहा है तो हम उसकी प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेते हैं x। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज is x years and daughter's present age is y years। हमने उसकी आफ्ताब की प्रेजेंट एज x मान ली और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज मान ली y years। अब पहला जो केस है उसमें वो क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 7 years ago, आज से 7 साल पहले। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 7 साल पहले आप यदि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी और उसके डॉटर की कितनी थी। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 7 साल पहले की, x माइनस 7। माइनस क्यों किया, यदि मैं बोलता हूं कि मेरी आज एज 20 years है तो मैंने आपसे पूछा कि 7 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो मैं क्या करूंगा 20 में से 7 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 14 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा। उसके बाद में डॉटर की एज भी निकाल लेते हैं, y माइनस 7। ठीक है, तो आफ्ताब की एज आ गई 7 साल पहले की और डॉटर की 7 साल पहले की एज आ गई। अब यहां पर क्या बोला है कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी डॉटर की एज के, मतलब ये वाली एज किसके इक्वल था, किसके इक्वल थी, डॉटर की एज के 7 टाइम्स के इक्वल थी। मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज।
ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x minus 7 equal to 7y minus 49, which is x minus 7y is equal to minus 49 plus 7। तो आपको पहली इक्वेशन मिल गई x minus 7y is equal to minus 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब केस 2 क्या है? दूसरे केस में वो क्या बोल रहा है कि यदि हम आज से 3 साल बाद की बात करें, आफ्टर 3 इयर्स, तो पहले हम एक काम करते हैं कि 3 साल बाद आफ्ताब की कितनी एज होगी वो निकाल लेते हैं और उसकी डॉटर की कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x plus 3 एंड डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y plus 3। क्योंकि मैं यदि मेरी एज आज 20 ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी? तो मैं 3 प्लस कर दूंगा, 20 plus 3। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि मेरी आज एज 20 है तो 3 साल बाद 23 होगी, तो मुझे 3 प्लस करना पड़ेगा या 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 हो जाएगा। तो क्या मेरी 3 साल बाद एज 60 ईयर्स होगी? क्या नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 साल बाद की एज पूछी है तो आपको प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 से। अब उसने क्या बोला है कि ये वाली जो एज है ये किसके इक्वल है? डॉटर की एज के 3 टाइम्स के इक्वल है। मतलब आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स डॉटर्स एज। इसको भी आप सॉल्व कर लो तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x plus 3 is equal to 3y plus 9, x minus 3y is equal to 6। This is your second equation। तो आपने पूरी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एल्जेब्रिकली मतलब आपने उसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको आफ्ताब की भी परसेंटेज मिल जाएगी और उसकी डॉटर की भी परसेंटेज मिल जाएगी। तो अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहली इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन है x minus 7y is equal to minus 42। यहां पर एक बार मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की आएगी -6 आएगी। -7 है तो प्लस का 6 आएगी। और एक बार हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 पुट कर देते हैं तो 7 7 जा 49 उधर जाएगा तो 49 माइनस 42 कितना आएगा? +7 आएगा। समझ गए? यदि आप यहां पर 7 पुट करोगे तो x minus 7 into 7 equal to -42। तो x minus 49 तो -42 plus 49 में से आप 42 माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो पहला पॉइंट हो गया आपका 0,6 और दूसरा पॉइंट हो गया 7,7। वैसे ही आप दूसरी इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लो। इक्वेशन थी आपकी x, क्या थी इक्वेशन? x plus 3 is equal to 3y plus 3। तो आपकी इक्वेशन बनी थी x minus 3y equal to 6। x minus 3y equal to 6। इसके भी आप 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लो। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की आ जाएगी -2 और एक बार y की 0 पुट कर दो तो x की आ जाएगी 6। ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। इन दोनों से हम ग्राफ बना लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। 7 एंड इधर भी 7 -1 -2 -3
-4 -5, और इधर भी -1 -2 -3। ओके, हो जाएगा। देखो पहला पॉइंट यहां पर है 0,6, तो ये आपका 0,6। दूसरा पॉइंट है 7,7, तो 7,7 यहां से ऊपर आ जाओ, ये हो गया दूसरा पॉइंट 7,7। इस इक्वेशन का पहला पॉइंट है 0,-2, ये रहा, और दूसरा पॉइंट है 6,0, ये रहा। ठीक है, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ, और इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। अब क्योंकि हमने यहां पर गैप जो लिया 1-1 का लिया है, तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वहां पर x और y की जो भी वैल्यू होगी तो वो इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आपको वहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि आफ्ताब की परसेंटेज भी मिल जाएगी और डॉटर की भी परसेंटेज मिल जाएगी। यदि आप यहाँ पर 5-5 का गैप लेते तो आपकी छोटे से ग्राफ में ही दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाती, बट यहाँ पर मैंने 1-1 का गैप लिया है तो बहुत आगे जाकर के कहीं पर इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, बट अभी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Second question. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी 3,900 की। ठीक है, Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. बाद में उसने एक बैट और खरीदा और 3 बॉल्स और खरीदी, कितने में? 1,300 में। Represent this situation algebraically and geometrically. आपको इस सिचुएशन को algebraically मतलब इक्वेशन भी बनानी है और ग्राफ पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो मैंने मान लिया कि प्राइस ऑफ 1 बैट is equal to ₹X and price of 1 ball is equal to ₹Y। ठीक है, हमने एक बैट की प्राइस मान ली ₹X और एक बॉल की प्राइस मान ली ₹Y। अब यहां पर आपको क्या दिया है कि 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे, 3 बैट 6 बॉल्स। तो यदि एक बैट की प्राइस है ₹X तो 3 बैट की प्राइस कितनी होगी? 3X। एक बॉल की प्राइस है ₹Y तो 6 बॉल की प्राइस कितनी होगी? 6Y। और ये टोटल कितने कॉस्ट है इसकी? 3,900। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही बाद में उसने दिया है कि वो एक और बैट खरीदती है और 3 बॉल्स खरीदती है। 1 बैट मतलब कि 1X एंड 3 बॉल्स मतलब 3Y, कितने में खरीदती है? 1,300। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये अलजेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहली वाली इक्वेशन के हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो y कितना आएगा? 3,900/6। 3 से काटा, 3 2 6, 1300, फिर 2 से काटा तो 650। मतलब जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y की आएगी 650, और जब y की 0 लोगे तो x की आएगी 1300। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड कर लो, देखते हैं उसके सॉल्यूशन क्या आते हैं। x की वैल्यू यदि आप 0 पुट करते हो तो y की आएगी कितनी? 1300/3। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है मेरी बुक में, यहां पर 2 बॉल है बाद में, इसको आप करेक्ट कर लेना। किसी किसी की बुक में यदि 3 बॉल्स दिया हुआ है तो उसको 2 बॉल्स कर लेना। ठीक है,
बाद में उसने एक बॉल खरीदी और एक बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदी। मेरी बुक में 3 बॉल्स दिया हुआ है, बट सही क्वेश्चन ये है कि उसने बाद में एक बैट और 2 बॉल खरीदी। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी 650, और जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की आएगी 1300। तो हम देख रहे हैं कि पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 0, 650, एंड दूसरा पॉइंट आ रहा है 1300, 0। और इधर के पॉइंट से भी आप निकालो तो वो भी आ रहा है 0, 650 एंड 1300, 0। दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, मतलब पहली इक्वेशन का जो ग्राफ होगा और दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो सेम होगा। तो आप ग्राफ बना लो। जीरो, 500, 1000, या 650 के डिफरेंस से चलते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 650, 1300, 1850, 650, 1300, 1850। पहली इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है, 0, 650 ये रहा, एंड 1300, 0। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट यही है, तो पहली इक्वेशन का ग्राफ भी वही होगा और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी वही होगा। ठीक है, मतलब यहां पर आपने क्या देखा कि जब आप पहली इक्वेशन को बना रहे हो तो वो भी वही वाली लाइन आ रही है और दूसरी इक्वेशन भी वही वाली लाइन आ रही है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां पर मैंने पूछा कि इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम तो कैसे निकालते थे ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, की जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी तो एक ही सॉल्यूशन होगा। पर यहां पर तो आप देख रहे हो कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, मतलब कि पहली इक्वेशन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स हैं, मतलब पहली इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उतने के उतने सॉल्यूशन दूसरी इक्वेशन के भी होंगे। तो यहां पर हर पॉइंट पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन यहां पर होंगे, दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर नहीं होगा। इसको हम ज्यादा डिटेल में अगली एक्सरसाइज में समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पूरा करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बना करके दे रहा हूं, ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट करना है, और यदि उसके बाद में भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का प्राइस दिया है ₹160 ऑन अ पर्टिकुलर डे। आफ्टर अ month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300। और एक महीने के बाद में 4 kg ग्रेप एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स का प्राइस कितना था, ₹300। तो आपको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने 1 kg एप्पल का प्राइस मान लिया x और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस मान लिया y। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस y इक्वल टू 160, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में आपको पहली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, दूसरी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, और दोनों को ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है खुद से। इसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज में किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं
वो कैसे पता किया जाता है, उनकी कंडीशंस क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।